हेलो बच्चों, क्या हाल है। होप करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 है यूनिट एंड मेजरमेंट सीरीज़ का। इससे पहले बेसिकली मैं 3 लेक्चर कर चुका हूँ। 2 लेक्चर उसमें से यूनिट डायमेंशन के लेक्चर थे। बेसिकली इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ाया था। 2 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दिए थे। तीसरा एप्लीकेशन बचा हुआ था, वो आज के लेक्चर में हम उसे कवर कर लेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन, मज़ा आएगा आपको। सीधा देखो, तो फिर इस टॉपिक का नाम क्या है कि ड्राइव फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि अब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे। अगर इससे पहले के 2 लेक्चर आपने डायमेंशन के नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उसको पहले देख के आइए, क्योंकि जब तक उनको नहीं देखेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। बहुत मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था वहाँ पे, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो बात को समझते हैं कि अब चलो, अब इसकी बात करते हैं कि ये बेसिकली इसमें होता क्या है, डेरिवेशन करेंगे कैसे। डेरिवेशन इसमें करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें नहीं पता होगा, लेकिन जब किसी किसी फिनोमिना को देखते हो, नेचुरल फिनोमिना को देखते हो, तो उसमें ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि भाई, मतलब वो चीज़ किस किस जिसका हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं मान लो फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। साइंटिस्ट ने शुरुआत में जब फोर्स का फॉर्मूला निकाला होगा तो वो स्टार्टिंग में क्या, भाई ऐसे ही मास इनटू एक्सीलरेशन थोड़ी नहीं लग गया। इसमें डायमेंशन एनालिसिस लगा। सबसे पहले उन्होंने गैस किया कि बेसिकली ये जो है ना, मास, फोर्स जो है एक तो मास पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स पे इम्पैक्ट डालेगा। समझ रहे, फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये बेसिकली है क्या कि किस किस वेरिएबल्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है, उनके माध्यम से हम उनको पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमें पूरा अपना एक जीवन देना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके एक फॉर्मूला, मतलब 1-2 फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, उसमें आपको पहले से ही दे दिया जाता है कि ये जो चीज़ है जिसका फॉर्मूला निकालना है आपको, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद आप फॉर्मूला निकालोगे। अच्छा देखो, चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, पेंडुलम के बारे में पता है? अरे वही घड़ी वाला पेंडुलम, इस तरह से होता है। एक ऐसी रस्सी लटकी होती है, उसमें एक बॉब होता है। क्या होता है ये बॉब, जिसका मास है m, इसकी लेंथ है, इसकी रस्सी की लेंथ कितनी है l, ठीक है। और नीचे लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लग रहा है, ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भाई, कोई भी चीज अगर हवा में लटकी है तो उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता ही है, जिसे हम लोग स्मॉल जी कहते हैं। अब मैंने इसको छोटा सा ऐसे टक किया, मैंने जैसे ही इसको टक किया वैसे ही ये तुरंत क्या करेगा, इधर पे जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि किधर पे जा रहा है। अब ये बेसिकली ऐसे ही ऐसे तो होता है मूव। पेंडुलम का काम क्या है, ऐसे 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 ऐसे, यही तो करता है पेंडुलम। यही करता है ना, ऐसे 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 मूव करता रहता है, इसीलिए पेंडुलम है। तो हमने देखा कि भाई एक बात बताओ, इसका टाइम पीरियड बेसिकली, एक बार पेंडुलम यहाँ से शुरू हुआ और दोबारा यहीं तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। बात को समझ रहे हो? मैंने यहां से इसको धक्का मारा, ये एक बार इधर जाएगा, लौट के इधर जाएगा, उसके बाद वापस यहीं आएगा। यानी कि पूरी एक परिक्रमा, एक बार इधर का चक्कर, एक बार इधर का, पूरा इधर का चक्कर, और वापस यहीं आना, यानी कि इसी को कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। तो उसमें आपने देखा कि अब हमें यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, वो टाइम पीरियड किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है, इसमें देखना जरा। टाइम पीरियड है वो आपका किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है, जरा देख के बताओ इसमें। देखो, पहली चीज तो टाइम पीरियड जो है इसकी लेंथ पे निर्भर कर रहा है। डिपेंडिंग वेरिएबल्स ऑफ डिपेंडिंग वेरिएबल्स ऑफ
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये क्वेश्चन के जरिए मैं आपको पूरा मेथड जो सारी चीजें हैं इसमें सारी चीजें समझा दूंगा। देखो सबसे पहली चीज तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड। अच्छा ये मैंने यहाँ पे धक्का मारा तो ये वापस क्यों आएगा? अरे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जी नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो वो इसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये नीचे तो ले नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, तो ये इधर पे लाने की इसको कोशिश करता है। ये जी की वजह से ही तो बेसिकली इसमें कुछ ना कुछ मास होता है। नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, इसी की वजह से ये वापस यहाँ आएगा, यहां से यहां आएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लो वापस यहां से यहां आ गया तो ये वापस इधर पे क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी सेव हो जाती है, इसकी वजह से वो यहाँ पे आता है, रुक नहीं पाता है यहाँ पे। अब जैसे कि मान लो ऊपर से आपको खाई में से ऊपर से एकदम ऐसा ढलान होता है, ढलान टाइप का, वहां से धक्का दे दिया जाए और धक्का दे दिया जाए और आपको एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं रुकना है जाके, तो आप भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे। अगर मान लो आपने एकदम तुरंत वहीं जाके जहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है आपको हाथ देने के लिए, वहीं जाके ब्रेक लगाओगे तो रुक जाओगे क्या? नहीं रुक पाओगे, सीधे आगे गिरोगे जाके, नहीं रुक पाओगे। उसी तरह से क्योंकि आपके पास मोमेंटम होता है उस टाइम पे, तो इसके पास भी बेसिकली होता क्या है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम की वजह से वो क्या करता है? ऐसे जूम 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 ऐसे घूमता रहता। तो यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता। दूसरा इसका डिपेंडिंग फैक्टर क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरी चीज एक चीज और है, इसका मास। बॉब का जितना ज्यादा मास होगा वो उतनी जल्दी नीचे आएगा, जितना ज्यादा मास mg उतना ज्यादा, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स उतना ज्यादा। ग्रेविटेशन फोर्स कब ज्यादा होता है? जी तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि जो हमारी धरती मैया जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही वो तो कांस्टेंट रहेगा, जी तो आपका कांस्टेंट रहेगा। मास अगर आप बढ़ाते हो तो फोर्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि mg इक्वल टू क्या होता है आपका? फोर्स के बराबर होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपका mg के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो? धरती माता के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे mg कहा जाता है। m जितना बढ़ेगा फोर्स उतना बढ़ेगा, यानी कि m पे भी डिपेंड करता है, यानी कि मास। अच्छा ये चीज अभी देखेंगे कि डिपेंड करता है कि नहीं करता, मास पे ये बेसिकली डिपेंड करता है कि नहीं करता है, अभी समझ में आ जाएगा। मास ऑफ बॉब, ठीक। मैं होप करता हूँ ये चीज अभी आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी कि बेसिकली फॉर्मूला बनाना कैसे। अभी देखो ये चीज सबसे पहले ये चीज नोट करनी होती है, उसके बाद आगे अभी स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले इसको नोट करो, नोट कर लिया? नोट करो इसे जल्दी से, कर लिया नोट? वेरी गुड। इसको बिगाड़ दूं इसको? ठीक है, अभी लौट के हम इसी पे आएंगे, इसलिए इसको भी बिगाड़ दूं ऊपर वाले को। तीसरा एप्लीकेशन है सर जी, क्यों बिगाड़ रहे हो इसको? बिगाड़ दिया बस। देखो तो हमने अभी देखा कि जो आपका टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला तो आपका लेंथ पे। अब लेंथ में क्या डायरेक्टली लेंथ लिख दें? हमें क्या पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता। इसीलिए हमने क्या किया कि एल की पावर ए कर दिया। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए। उसी तरह से मैंने अगला फैक्टर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर वी, और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर सी, इस तरह से, ठीक। ये चीज समझ गए मैंने ये क्यों किया? क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे टाइम पीरियड इस पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं। इसके बाद मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मल्टीप्लाई में साथ में लिख दो, एक L की पावर A, G की पावर B, M की पावर C। कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक चीज आपको पता होगी कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का यहां से साइन हटाया, इसको कर दिया t इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर a, g की पावर b और m की पावर c। ये आपको बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह पे इक्वल टू लगाया और के लगा दिया। ठीक, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें जोड़ना पड़ता। अरे हाँ, एक चीज और, यहाँ पे ये जो के है ना, ये आपका के जो है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कैसा है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा आपका जो है ना डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा हमेशा, के जो भी आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे वो डायमेंशन लेस होगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको बिगाड़ दूं मैं, इसको बिगाड़ दूं, कोई दिक्कत? बिगाड़ दीजिए। ठीक, अब बस जितना करना था उतना, जितना दिमाग लगाना था अब हो गया। अब जो है ना बस अपना वही होमोजेनिटी प्रिंसिपल याद है आपको? होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता था कि जो जिसकी यूनिट सेम होती हैं, यानी कि 2 सेकेंड जो है ना वो आपका 2 सेकेंड, अगर सेकेंड सेकेंड सेम है तो ही आपका ये ऐड होगा। अगर यहाँ पे किलोमीटर आपका हुआ तो ये आपका ऐड नहीं होगा, इसका कोई तुक नहीं बनता। प्लस या माइनस हम तभी कर सकते हैं जब आपका क्या, जब आपका डायमेंशन सेम हो। समझे बात को? समझे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही तो होता था। अब उसी का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे। इससे पहले मैं जरा इसमें इंक डाल लूं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया? ठीक है, तो एक बात बताओ, टाइम पीरियड का बेसिकली डायमेंशन क्या होता है? मैं टाइम पीरियड का यहाँ पे डायमेंशन लिख दूं। टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है ऐसे टी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये जेड नहीं है, इक्वल टू है। ठीक है, एल का लेंथ का डायमेंशन, ये लेंथ जो है ना, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? मैं इसको कैपिटल एल की पावर ए लिख दूं, कोई दिक्कत है? क्योंकि लेंथ का डायमेंशन यही होता है ना, कैपिटल एल की पावर। देखो भाई, अगर ये बेसिक इतनी सी चीज नहीं आ रही है आपको समझ में कि ये मैंने कैसे किया, तो आपको पिछले 2 लेक्चर देखने चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें अब भी दोबारा ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वीडियो लंबा खिंचेगा। तो इससे अच्छा अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप इससे पिछले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं डायमेंशन के, बहुत एक्सप्लेन करके बनाए हैं, उनको एक बार आप देख लो जाके। ठीक है, तो टाइम पीरियड, लेंथ, और उसके बाद यहाँ पे ये जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपका एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का बेसिकली वो क्या होता है? एल टी माइनस 2, यही तो होता है, इस होल की पावर v, यही तो डायमेंशन होता है एक्सीलरेशन का। बताइए भाई, डायमेंशन एक्सीलरेशन का यही होता है ना। उसके बाद डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी? मास की। मास का डायमेंशन c ये होता है, एल एम सी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? एल का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, जी का डायमेंशन यानी कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, उसका पावर मैंने बी लगा दिया, और एम का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, यानी कि मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, उसका मैंने होल पावर सी लगा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा, यहाँ पे अगर इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बचेगा भाई? कैपिटल एल की पावर बी हो जाएगा, और कैपिटल टी की पावर, इनको अलग अलग इसलिए कर दे रहे ताकि इनको एक साथ लिख पाए बाद में, -2b हो जाएगा, और ये हो जाएगा m की पावर c। बस हमारा काम हो गया, लगभग हमारा काम हो गया। अब इसी चीज को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो है ना ये चीज, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, अरे जो है नहीं साथ में उसका पावर 0 लगा देते हैं, यही तो करते हैं ना, और t की पावर 1, ये t की पावर है यहाँ पे, उसके अलावा ये जो दोनों हैं ये आपके 0 है, तो ये आपके इक्वल टू है l की पावर यहाँ पे a है और मल्टीप्लाई में इसके साथ l की पावर b है, तो यानी कि l की पावर a प्लस b में लिख सकता हूँ। बताओ हाँ कि ना? जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। ये बेसिक सा नियम है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ये।
और इनटू टी, टी की बात करें तो टी के पास आपका -2b है, -2b, और m की बात करें तो इसके पास आपका c है, c पावर है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहां से भाई आप करोगे क्या, यहां से आप इनको इक्विवेलेंट कर दो। यहाँ पे l की पावर a प्लस बी है और यहाँ पे 0 है, l की पावर 0 है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि आपका पावर a प्लस बी, पावर भी आपकी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर। एक इक्वेशन आपकी ये बनी। यहां से बेसिकली आपका ऐसा निकल सकता है कि a इज इक्वल टू -b, ये आपका निकल के आ गया यहां से। दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पे t जो है यहाँ पे -2b है और यहाँ पे t की पावर 1 है, यानी कि -2b आपका बराबर हो जाता है 1 के, यानी कि b आपका बराबर आ गया -1/2 के। पॉइंट को नोट कर लो भाई, अगर b आपका -1/2 के बराबर है और ये अगर -1/2 के बराबर है, तो यहां से आप जरा देख के बताइए a आपका बराबर हो जाएगा 1/2 के, क्योंकि जो इसका साइन है उसका जस्ट अपोजिट a के पास साइन है कि नहीं। और यहां से c देख के बताओ, c आपका सीधा सीधा क्या हो गया, 0 के बराबर। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई 1/2, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 0। अब मेन फॉर्मूले में इसको रख दो। मेन फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले में मैं ये सारी चीजें यहाँ पे रख दूं सीधी, बताओ यहाँ कर दूं, तो t इज इक्वल टू आपके पास, ये t इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा k इंटू l की पावर कितनी है भाई, एक a की वैल्यू क्या है 1/2, तो l की पावर हो जाएगी 1/2। g की पावर कितनी है भाई -1/2, तो g की पावर हो जाएगी -1/2। ठीक, और m की पावर कितनी है, m की पावर है c और c इज इक्वल टू आपका 0 है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 0। और किसी की भी पावर 0 यानी कि वो आपका निकल के आता है 1 के बराबर। बात को समझ गए, बात को समझ गए। किसी की भी पावर अगर आपकी 1 है, 0 है, तो वो आपका 1 के बराबर निकल के आता है। उसके बाद अब बात करते हैं इनकी, ये आपकी पावर माइनस में लगी हुई है यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें। t इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक, देखो डायमेंशन की यही प्रॉब्लम है कि वो कांस्टेंट का कुछ नहीं कर सकता। जो आपके वेरिएबल्स हैं अलग अलग, जिस पे डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, उनके साथ तो कुछ ना कुछ वो कर लेगा, उनको तो लाइन में लगा देगा, लेकिन के की वैल्यू आपकी नहीं फाइंड कर पाएगा। अब उसको निकालने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मतलब मीजर करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, हालांकि वो डायमेंशन से नहीं निकल सकता आपका। हाँ वो बात अलग है, अगर आपको टाइम पीरियड पता है तब, मतलब सारी चीज़ें पता हो तब आप के निकाल सकते हो, तो उसी को चीज़ को देखते हुए उन्होंने किया था। तो यहाँ पे है आपकी l की पावर 1/2 और नीचे पहुंच जाएगा आपका g की पावर 1/2। यहाँ पे पावर माइनस में है, नीचे पहुंच जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आंसर आपको निकाल के दे देगा t इज इक्वल टू के इंटू √L/G। अब मैं आपको बता देता हूं कि k बेसिकली आपका जो होता है वो आपका बराबर आता है, यहाँ पे k की वैल्यू होती है आपकी, k इज इक्वल टू जो है आपका वो 2π के बराबर है। ठीक, तो फॉर्मूला ड्राइव करना सीख गए, ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया, इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो अब इसका अब एक बार खुद से ड्राइव करो। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला याद है, कोई भी दो मासेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, याद है, हाँ कि ना, नहीं है याद, कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू m1g इंटू m1m2/r², इसको ड्राइव करो। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको मासेस हैं तो m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r। अब उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी इसके फॉर्मूले को ड्राइव कीजिए। कर लिया, चलिए ठीक है, आगे देखिए, इसको ड्राइव करना है। इट्स माय बैड लक कि आज
इंक के जितने भी बॉक्सेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ड्राइव कीजिए आप। होप करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये प्रॉब्लम आपको आगे से नहीं दिखाई देगी। अभी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, दिख रहा है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ड्राइव कीजिए। आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है, दो मासेस हैं M1 M2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपकी R। ड्राइव कीजिए। वैसे ये मैं होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बता देता हूँ। बेसिकली आपका जो फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1, मुझे नहीं पता क्या पावर, A लगा देता हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M2 की पावर B, और फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर C पे। ठीक ठीक है, बात को समझ गए? इसके आगे का स्टेप क्या था कि भैया फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब डायरेक्टली मैं कांस्टेंट लगा दूं, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू M1 की पावर A, M2 की पावर B और R की पावर C, ये निकल के आ जाता है आपके पास। अब फोर्स की भाई डायमेंशन बताओ भाई क्या होती है। फोर्स की यूनिट याद है? यूनिट याद है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स की क्या डायमेंशन होगी? M1 L1 और T-2। ठीक, अब इस सवाल में कुछ नहीं रह गया। फोर्स की डायमेंशन पता है हमें, इसको इनसे कंपेयर करवा देना, ए बी सी की वैल्यू निकाल देना और इसका आंसर ड्राइव करना। ठीक है, होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। होप करता हूँ वीडियो फॉर्मूले ड्राइव करने में मज़ा आएगा आपको। आगे सवाल लगाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।